हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स। और स्पीडी करंट अफेयर्स का ये जनवरी 2022 से लेके 1 दिसंबर 2022 तक का एडिशन है। ठीक है। इसमें एटलीस्ट हमारा कोशिश रहेगा कि ये हम 2 से 3 बार पूरा रिवीजन करा दें आपको, ताकि आने वाले किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक हो। जैसे इसमें हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे ये 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप 2022, अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। और एक चीज़ और, इन सब जितने भी मुख्य आकर्षण लिखे हुए मेन पॉइंट्स, उसमें भी हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल पे कोशिश करते हैं कि सीमित जो सटीक पढ़ाई है उसके साथ आप अच्छा कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सीमित चीज़ें हैं उसको जल्दी से पढ़ के और बार बार रिवीजन किया जाए। तो इसके बाद है केंद्रीय बजट, हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, और मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल जो भी सरकार या फिर अलग अलग संस्थाएं विकास के लिए शुरू करती है। फिर विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास 2021-22 और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2021-22। इसके अलावा सम्मेलन और समारोह जो भी 2021-22 में हुए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही हैं कि क्या कंटेंट्स होते हैं चैप्टर वाइज। तो ये सारी चीज़ें अभी हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ के और समझेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं करंट अफेयर्स कौन, क्या और कहाँ। इससे भी कई प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान देके पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे वो, एक तो हाईलाइट करने का 2 मकसद होता है। एक तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, और दूसरा कि जो चीज़ें चेंज हुई है, क्योंकि करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट के अलावा वो चीज़ें भी मायने रखती है जो वर्तमान समय में बहुत चर्चा में रही। या तो वो कोई शख्स हो सकते हैं या कोई पद पे किसी नए अधिकारी की नियुक्ति हुई हो। तो इसीलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें। तो पहले संवैधानिक पदाधिकारी पढ़ेंगे। तो हमारी राष्ट्रपति जो है वो अभी द्रौपदी मुर्मू बनी है, 15वीं राष्ट्रपति है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो है वो जगदीप धनखड़ बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, 15वें। इसके अलावा न्यायिक प्रमुख में अगर हम पढ़े तो मुख्य न्यायाधीश बने DY चंद्रचूड़, है ना, 50वें हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले रहे थे 49वें UU ललित, और उससे भी पहले रहे थे NV रमन्ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि 48वें CJI कौन रहे हैं भारत के। तो इसलिए आपको एटलीस्ट पीछे के 2 कम से कम याद रखना चाहिए, ताकि आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर इतना टफ ना हो जाए कि आप कंफ्यूज हो जा रहे UU ललित था या फिर कोई और था। तो इसलिए 1-2 एटलीस्ट पीछे के नामों को याद रखना चाहिए। इसके बाद महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी चेंज हुए हैं। R वेंकट रमनी जो करके है, 16वें है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल चेंज तो नहीं हुए, लेकिन इनका भी नाम याद रखिए, तुषार मेहता। इसके बाद NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदर्श कुमार गोयल है ना। इसके बाद संसदीय प्रमुख, इसमें ध्यान रखिए कि सभापति जो राज्यसभा के होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़। और जो उप सभापति है राज्यसभा के वो हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव जो है PC मोदी हैं, जिनको प्रमोद चंद्र मोदी बोलते हैं। और एक चीज़ है कि हो सकता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष अभी राज्यसभा में कौन है। तो फिलहाल ये पद रिक्त है अभी, इसको लेके अभी कोई नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो इसको लेके थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा कि किन्हीं को नियुक्त किया जाता है तो हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये पद रिक्त है। और नेता सत्ता पक्ष जो है राज्यसभा के वो पीयूष गोयल हैं। और अध्यक्ष जो है लोकसभा के 17वीं वो ओम बिरला ही हैं, चेंजेस अभी नहीं हुए हैं। और नेता विपक्ष लोकसभा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि नेता लोकसभा के कौन होते हैं। अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के लीडर। उसके बाद महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। मुख्य निर्वाचन आयोग,
तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अभी राजीव कुमार हैं, 25वें हैं। इसके अलावा चुनाव आयुक्त जो और होते हैं, दो और इनके साथी होते हैं, वो अनूप चंद्र पांडे हैं और राजीव कुमार हैं। ठीक है, ये पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। और उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं 4। इसमें अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। कई बार क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछने की जगह आपसे उप चुनाव आयुक्त के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए चुनाव आयुक्त से पढ़ के आपको नहीं जाना चाहिए, आपको पूरा जो स्ट्रक्चर वाइज चुनाव आयुक्त और कौन से हैं 2, इसके अलावा उप चुनाव आयुक्त कौन है ये भी पढ़ना चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है उसके गिरीश मुर्मू जी हैं अभी नियंत्रक के। गिरीश मुर्मू जी 14वें हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। और महालेखा नियंत्रक जो है CGA जिसको बोलते हैं, वो आपके भारती दास हैं, 27वें हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख भी चेंज होते रहते हैं, अपडेट होता है, तो इसीलिए इनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये कई एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो हमें तो पता ही कि सर्वोच्च सेनापति जो भी राष्ट्रपति होती है वो होगा। वायुसेना के अध्यक्ष जो हैं वो अभी VR चौधरी और ये 27वें हैं। क्रम के अनुसार भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे सेना अध्यक्ष है, नौसेना अध्यक्ष, वो R हरि कुमार हैं, 25वें हैं। थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो अभी मनोज पांडे हैं और ये 29वें हैं। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति भी अभी हाल में ही हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। पहले CDS जो थे, हो सकता है आपसे पहले CDS पूछ ले, तो वो लेट विपिन रावत हैं जिनकी प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, है ना। और सचिव और सलाहकार जो अगर हम देखें तो सचिव और सलाहकार कैबिनेट सचिव जो है वो राजीव गाबा है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बहुत चर्चा में रही आप पढ़ सकते हैं, जैसे रक्षा वित्त सचिव के बारे में जान सकते हैं, गार्गी कौल है। और फिर रक्षा सचिव के बारे में जान सकते हैं कि रक्षा सचिव जो हैं वो अभी गिरिधर अरमाने हैं। और मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो अनंत नागेश्वरन है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो बहुत लोगों को ध्यान होगा ही कि अजित डोभाल हैं। इसके बाद गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख, तो इसके लिए हम सबसे पहले CBI काफ़ी चर्चा में रहती है। किसी भी केस में अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है या कोई केस बहुत जटिल है तो उसके लिए हम जनरली सुनते हैं CBI की मांग की जाती है। तो CBI सुबोध कुमार जायसवाल है इनके प्रमुख निदेशक, है ना। और फिर इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है निदेशक हैं उसके तपन कुमार डेका, है ना। इसके बाद जो है हमारे प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। ये जनरली क्या होता है कि अगर आपको ये किसी एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो अमूमन किसी इंटरव्यू में या किसी तरह के ऐसे छोटे मोटे जो अगर कुछ एग्ज़ाम होते हैं ना तो उसमें ज़रूर ये पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए सामंत कुमार गोयल है। और ईडी इन दिनों काफ़ी ईडी की चर्चा रही, तो ईडी जो है उनके हैं संजय कुमार मिश्रा। इसके अलावा आप NIA का भी ध्यान रख सकते हैं, NIA के दिनकर गुप्ता हैं, ठीक है। इसके बाद अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी काफ़ी एक्टिव है इन दिनों पे, तो सत्यनारायण प्रधान जो है इनके प्रमुख हैं। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB के कौन है? अनीश दयाल सिंह। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये चेंज हुए हैं। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के हैं SL थाउसेन जो हैं अभी महानिदेशक हैं CRPF के। इसके अलावा तिब्बत ITBP के जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक जो है वो अनीश दयाल सिंह है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। देखिए SSB और ITBP दोनों के जो अभी महानिदेशक का कार्यभार है अनीश दयाल सिंह पे ही है।
तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का जो है वो मृणालिनी श्रीवास्तव है। आप इनके फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। पूरा नाम पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि आपको फुल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद हो, क्योंकि कई एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। इसके अलावा प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, तो नीति आयोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कह सकते हैं कि आयोग है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसके अध्यक्ष तो पता है, अध्यक्ष तो जो प्रधानमंत्री होते हैं जैसे कि अभी है नरेंद्र मोदी, वो हैं। लेकिन इनके उपाध्यक्ष और CEO दोनों चेंज हुए हैं। तो ये उपाध्यक्ष जो है सुमन कुमार बेनी हैं। इसके अलावा CEO जो है परमेश्वरन अयंगर है। ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन है? रेखा शर्मा है, और वो 9वीं अध्यक्ष है ना। इसके अलावा हम आइए इधर पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं अरुण कुमार। ठीक है, अरुण कुमार जी हैं, और ये 8वें हैं, अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद कुछ भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। जो अध्यक्ष और CEO है रेलवे बोर्ड के, वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी। नाम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, तो अच्छा रहेगा कि हम चीज़ों को ध्यान में रखें। सेबी के हैं माधवी पुरी बुच, और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कि बार बार रिवाइज किया जाए। फिर अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के हैं नितिन गुप्ता। उसके बाद हैं अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी। देखिए, इसके अध्यक्ष जो होते हैं ना लोक लेखा समिति के, ये लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वही होते हैं। फिर जब लोकसभा में अगर अधीर रंजन चौधरी की जगह कोई और बनता है नेता प्रतिपक्ष, तो वो फिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे। फिर महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बारे में जानते हैं, जैसे ONGC के अभी अरुण कुमार सिंह हैं। ठीक है, प्रमुख। इसके अलावा सेल का इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये अभी पहली महिला प्रमुख है सेल की, सोमा मंडल, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BPCL के हैं VR कृष्ण गुप्ता, ध्यान रखिएगा। HPCL के हैं पुष्प कुमार जोशी, है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं अध्यक्ष जो है भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के संबित पात्रा। BSNL का भी याद रख सकते हैं क्योंकि BSNL भी अभी काफ़ी चर्चा में रहा था, PK पुरवार है। ठीक है, आगे अगर देखें तो हम इधर इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। प्रोफेसर्स कुछ याद रख सकते हैं, जैसे JNU की पहली महिला प्रोफेसर शांति श्री धूली पंडित, तो ये याद रखें। UGC काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो M जगदीश कुमार है, ये पहले JNU के रह चुके हैं कुलपति, अब ये UGC के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कुलपति जो है इग्नू के वो प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। ठीक है, BHU का भी अगर ध्यान रख सके तो राकेश भटनागर है। ठीक है, कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के हैं डॉक्टर विजय भाटकर, और कुलपति जो हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय की सुनैना सिंह है। ठीक है, इसके बाद NCERT का ध्यान रख सकते हैं। NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी। जामिया मिलिया इस्लामिया की भी जो प्रोफेसर नजमा अख्तर है वो काफ़ी चर्चा में रही थी, तो इनका भी ध्यान रख सकते हैं। इन चीज़ों को आप एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर देख ले जब एग्ज़ाम देने जाए तो। CBSE की जो है निधि छिब्बर जो है वो बनी है नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी हो सकता पूछा जाए। और अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के हैं डॉक्टर A सूर्या प्रकाश। ये सरकारी संस्थाएं हैं, तो हो सकता है इनके बारे में पूछ ले। अगर आप स्पेसिफिक किसी कम्युनिकेशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे, जैसे मीडिया या फिर कम्युनिकेशन किसी तरह का है, ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए ध्यान रखना अच्छी बात है कि आप सेफ खेलने की कोशिश करेंगे कि कहीं फंसे ना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल है ना।
इसके बाद अगर देखें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, इसके अविक सरकार हैं और अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के शेखर कपूर हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसरो एक इम्पॉर्टेंट है, इसरो हमारे लिए संगठन। तो S सोमनाथ 10वें इसके अध्यक्ष बने S सोमनाथ। इसके बाद देखा जाए तो DRDO के जो हैं अध्यक्ष वो समीर V कामत हैं, ये चेंज हुए हैं तो इनका ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है इनके हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, ये भी चेंज हुए हैं तो ध्यान रखिएगा। खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में देखते हैं तो अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के ग्रेग बार्केल न्यूजीलैंड के हैं, है ना। और इसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद के ACC के हैं जय शाह। इसके बाद है अभी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के सैफ अहमद हैं। फिर अध्यक्ष फीफा के इसलिए अध्यक्ष का नाम याद रखिए क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। फ्रांस फाइनल में पहुंचा था, फ्रांस को हरा के अर्जेंटीना जीता। तो कुछ चीज़ें याद रखिए। सेमीफाइनल में मोरक्को और क्रोएशिया पहुंचा था सेमीफाइनल्स में, तो आई थिंक थर्ड जगह इन दोनों में से किसी एक ने बनाई है, मुझे पता नहीं है, आप देख सकते हैं जाके कि किसने बनाई होगी, थर्ड लेवल पे कौन पहुंचा होगा। फिर अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कौन है, लवलीना बोर्गेहेन। और BCCI के कौन है अध्यक्ष, रोजर बिनी 36वें ये बने हैं अभी, तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है BCCI के अध्यक्ष कौन है। क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट गेम है इंडिया में, तो इसीलिए अगर क्रिकेट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, किसी तरह का टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये अगर आप ध्यान रखते हैं कि कौन है उनके अध्यक्ष या कौन उनका क्रम क्या है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। आप उससे कुछ दिमाग अगर कंफ्यूज करने के लिए भी कोई चीज़ें दी जाए तो आप एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपने आंसर सॉल्व कर सकते हैं। फिर भारतीय मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रमेश पवार हैं और भारतीय मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के मतलब मेंस के राहुल द्रविड़ हैं, है ना। उसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें इंडियन टीम को जगह नहीं दी गई थी, कुछ नियमों का उल्लंघन या फिर कुछ ऐसा मामला आया था कि उसकी वजह से फीफा में जगह नहीं मिली थी, जिसका बहुत अफसोस भी है कि खेल नहीं पाई टीम। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के हैं दिलीप टर्की। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के हैं आदिल सुमरीवाला। इसके बाद भारतीय बैडमिंटन संघ के हेमंत विश्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री भी हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं दीपा मलिक, ठीक है। बीमा संस्थानों में आप LIC का ध्यान रखिए कि BC पटनायक हैं। इसके अलावा हम अगर देखें, ध्यान दें कि और कौन सी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों का जो संगठनों के प्रमुख है उसमें फिकी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो फिकी का याद रखते हैं सुब्रकांत पांडा, ठीक है। इसके अलावा CII का R दिनेश है ना। इसके बाद हाँ, अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है उसमें बहुत उछाल आया था, एकाएक बहुत उछाल आया था, जिससे कई कंपनियों को लाभ हुआ था। तो अगर थोड़ा बिजनेस का भी आइडिया रखा जाए कि क्या मार्केट में चल रहा है, तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आशीष कुमार चौहान हैं और SS मुंद्रा हैं। इवन बैंकिंग रिलेटेड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये हो सकता है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। इसके बाद केंद्रीय बैंक में RBI भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, 25वें हैं। इसके बाद उप गवर्नर भी याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी जो एग्ज़ाम लेने वाले उन्हें भी पता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर तो सब याद रखते हैं, लेकिन उप जो गवर्नर है उनका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। TB शंकर है, M राजेश्वर है,
एम राजेश्वर राव, उसके बाद महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, इसके अलावा मुख्य वित्त अधिकारी आरबीआई के हैं सुधा कृष्णन, ये चेंज हुई हैं तो ध्यान रखिएगा नाम। और सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, इसके अलावा और आप कौन से बैंक के प्रमुखों का नाम याद रखें? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आप रख सकते हैं क्योंकि इस समय ये भी चर्चा में था, संजीव चड्ढा। और आप इसके अलावा बस इतना आप याद रखें। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि 12 जो हमारे अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। फिर निजी बैंक में एक्सिस बैंक का क्यों आपको याद रखना चाहिए? क्योंकि एक्सिस बैंक अभी अच्छा कर रहा है, इसके शेयर्स बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर कोई बिज़नेस रिलेटेड हो, किसी तरह का कोई बिज़नेस रिलेटेड अगर एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो तो हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो इसके लिए आप अमिताभ चौधरी का नाम याद रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो आप HDFC बैंक और ICICI बैंक के भी याद रख सकते हैं। ICICI बैंक के संदीप बख्शी हैं, HDFC के शशिधरन जगदीशन हैं। नबार्ड का याद रख सकते हैं कि नबार्ड के जो अध्यक्ष है गोविंद राजलू चिंताला हैं। फिर हम रक्षा उपकरणों के बारे में बात करेंगे। रक्षा उपकरणों पे खासा ध्यान दिया गया है हाल के समय में, तो इसलिए रक्षा उपकरण हो गया या फिर जितने भी और भी तरह की चीज़ें हैं रक्षा साजो सामान से जुड़ी हुई, उनके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हेलिना जो है भारत में विकसित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ इसे ईजाद किया गया है या किस देश का है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा किस देश का है और क्या है। तो ये टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक जो है वो अमेरिका कंपनी बोइंग की हेलीकॉप्टर है। इसके बाद बराक 8 जो है वो DRDO व इजराइल की सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, INS बेला जो है वो फ्रांस द्वारा निर्मित है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल जो है वो फ्रांस, इसके बारे ये काफ़ी चर्चा में रहा था और ये अभी इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारत सरकार को फ्रांस की ओर से सारे राफेल जो 36 राफेल भेजने थे वो भेज दिए गए हैं दासोल्ट एविएशन के द्वारा। तो इसीलिए हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो क्योंकि राफेल की 36 खेप जो पहुंचनी थी सारी वो पहुंच चुकी है। फिर S-400 जो है वो रूस का है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना में भी शायद ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कई बार अगर चीज़ें आपके ध्यान में रहती है तो आप उन चीज़ों की मदद से वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए पढ़ते समय इन चीज़ों का एक बार ध्यान दिया कीजिए कि INS कलवरी जो है वो स्वदेश निर्मित है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे जो है वो अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, तो इसके महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं एंटोनियो गुटरेस हैं और ये पुर्तगाल से हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो सीधे BPSC में एज इट इज़ उठा के पूछा गया था कि 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन बने थे अध्यक्ष? तो ये कौन थे अध्यक्ष? तो अब्दुल्ला शाहिद थे जो मालदीव के हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं कि 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? डेविड मालपास, अमेरिका के हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीनिया जॉर्जिएवा, बुल्गारिया की हैं। इसके अलावा महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन की है नगोजो अकोंजो इवेला। यूनेस्को, बड़ी संस्थाएं जो हैं उनका ध्यान रखिए, आंद्रे एजोले, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हैं गिलबर्ट होगैम्बो, टोगो के। यूनिसेफ की कैथरीन रसेल, अमेरिका की,
है ना। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधनोम गेब्रियल। इसके बाद सार्क का भी याद रख सकते हैं आप कि सार्क के इसेला रुवन विराकुन श्रीलंका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से हैं? अभी आपको नाटो के बारे में इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है उसमें नाटो का नाम काफ़ी उभर के आ रहा है कि नाटो में सदस्यता पाने के लिए जो यूक्रेन का था तत्परता, उसी की वजह से कहीं ना कहीं युद्ध शुरू हुआ। तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के अभी महासचिव हैं, ठीक है। इंटरपोल के अभी हैं अहमद नासर अल रईसी यूएई के, ठीक है। अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अभी हैं फेडरिको बिलगास अर्जेंटीना के। अब चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, ये पूछ लिया जाता है कि ये चर्चा में क्यों थी या फिर नाम दे के पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र से जुड़ी थी। तो बेहतर हो कि एक बार क्विक रिवीजन में हम सभी की चर्चित महिलाएं जितनी भी हैं सबका नाम पढ़ लें। तो नलाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक हैं। सोमा मंडल जो है वो पहली महिला सेल चेयरमैन रह चुकी हैं। आर्या राजेंद्रन जो है देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है। रेखा M मेनन जो है पहली महिला अध्यक्ष है नैस्कॉम की। आयशा अजीज जो है भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। प्रियंका मोहिते जो है वो माउंट अपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। शिरीषा बंदाला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है और तीसरी भारतीय अमेरिकी हैं। सृष्टि गोस्वामी जो है वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड राज्य की। माधवी पुरी बुच जो हमने पहले भी पढ़ा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है, इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है इनका नाम, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी है। अलका मित्तल जो है वो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। शांति श्री पंडित हमने वहाँ पे भी बताया था कि ये JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। इसके बाद भावना कांत, ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। फिर इसके बाद शिवांगी सिंह जो है ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। उसके बाद है शिवांगी जोशी, नौसेना की पहली महिला पायलट है। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं। इसके बाद इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील। मिंटी अग्रवाल जो है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है। गौरी सावंत जो है वो देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है और इन पे फिल्म भी बन रही है अभी, तो वो भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं कौन कौन सी है? तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इसके बाद नकोजी ओकोंजो इवेला WTO की पहली महिला निदेशक हैं, इसलिए भी इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर सामिया सुलह हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। फिर लॉरेन हबर्ड वो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। नोरा अल मतरोशी, इनका नाम UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में याद रखा जाएगा। फिर काजा कलास जो हैं ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये इसलिए पहली महिला प्रधानमंत्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एस्टोनिया के अभी प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो उस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। सारा गिल जो है पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। उसके बाद तुलसी गबार्ड जो हैं वो USA की राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला है। कमला हैरिस का भी नाम आप याद रख सकते हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। इसके बाद हम पढ़ेंगे देश, राजधानी और राजदूत, ये भी इम्पोर्टेंट है।
कई बार तो ये कई इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है ना। तो इसीलिए विभिन्न देशों के राजपूत का भी नाम याद रखें, हालांकि सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन मेन हाईलाइट किए जाएंगे। देश राजधानी वो याद रख लेंगे तो वो भी काफ़ी है। राजदूत किन्हीं स्पेशल कंट्रीज़ जो अभी चर्चा में रहे हों, या ऐसा कुछ वहाँ का खास कुछ अभी चर्चा में आया हो तो वो याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ राजदूत इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कुवैत का कुवैत सिटी है। गिनी का कोनाक्री है, कोनाक्री है ना। इसके बाद आप स्नेगल का याद रख सकते हैं, डकार है। ठीक है, मेडागास्कर का याद रख सकते हैं, एंटेनाना रिवो है। सेल्स का है विक्टोरिया। इसके बाद जापान का है टोक्यो। इसके बाद न्यूजीलैंड का भी याद रख सकते हैं, वेलिंगटन। कनाडा का याद रख सकते हैं, ओटोवा। इसके बाद कोरिया का सियोल। कोरिया ये दक्षिण कोरिया का सियोल है ना। एक उत्तर कोरिया भी है। थाईलैंड का बैंकॉक। इस तरह से चर्चित नाम है ना, जो किसी न किसी तरह से इंडिया में इनका जिक्र होता ही है, चाहे बिजनेस को लेके, चाहे एनर्जी इन्वेस्टमेंट को लेके, चाहे इन्वायरमेंट को लेके, कहीं ना कहीं तरह से इनका नाम आता है। तो इसलिए अगर आप इनके नाम के साथ इनका जो राजधानी है वो ध्यान रखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। यूके का लंदन पता ही है। केनिया का नैरोबी होता है ना। वियतनाम, बांग्लादेश, वियतनाम का हनोई, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का थिम्पू। क्योंकि ये नियर बाय कंट्रीज़ है ना, तो इनका ज़्यादा चांसेस है कि पूछ लिया जाए, और कई बार कन्फ्यूजन में हम गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि पढ़ के याद रखा जाए कि अच्छा ये है। पेरू अभी इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा में रहा था, तो लीमा है इसकी राजधानी, है ना। तो इसके बाद बांग्लादेश का ढाका हमने पढ़ लिया था। तुर्की इसका अंकारा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसका काफ़ी इसकी चर्चा रही थी। इसके अलावा इसने अपना नाम भी बदला है, तुर्की से तुर्की किया है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेपाल का काठमांडू। यूक्रेन चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कीव है ना। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर इनका है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है। इसके बाद नाइजीरिया, अबूजा है। कई बार ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ का नाम दे दिया जाता है ना, जो में भी हमें बिल्कुल याद ना हो कि उसका कौन सा है। तो इसलिए कई बार अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे सूरीनाम है, पारामरीबो, इस तरह का पूछ लिया जाता है। बारबाडोस, ब्रिज टाउन, फिर इसके बाद मैसेडोनिया, स्कोपजे। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बोला था ना पेरू अभी इम्पोर्टेंट है, कहाँ गया। तो क्योंकि पेरू में अभी इनके राष्ट्रपति जो हैं उन पर महाभियोग चलाया गया था, और ये ऐसा पहली बार हुआ इस कंट्री में कि किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया गया होगा भ्रष्टाचार को लेके। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट और इसलिए चर्चा में रहा। और पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है पेरू में, जो उपराष्ट्रपति थी, मतलब पहले थी, उसके बाद उन्हीं को चुना गया राष्ट्रपति भी। इसलिए पेरू अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा थी पेरू की, इसलिए आपको हमने बता दिया कि ध्यान रखना ज़रूरी है। मैक्सिको का बहुत ईजी है, मैक्सिको सिटी। इसके अलावा अपने बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। रिलेट करके याद करना आसान होता है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रहती है। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है पेज, फिर भी जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है। इन्फोसिस का आप लगा लीजिए सलील पारेख, है ना। इसके अलावा आप ना इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं NA नारायण मूर्ति, इनका भी नाम याद रखिए, क्योंकि इनके दामाद जो हैं ऋषि सुनक, वो अभी बन गए हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए याद रखिए। इसके अलावा एप्पल के टीम कुक हैं। ये थोड़ा पेज डिस्टर्ब हो गया है, आप अपने बुक में जब टिक लगाएं तो वहाँ पे अच्छे से आपको दिख जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, ये बने थे। इसके अलावा और हम देखते हैं कि और कौन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के आपको पता है, अल्फ़ाबेट और गूगल की सुंदर पिक्चर ही है ना।
फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, अमेज़न के एंडी जेसी हैं, है ना, यूट्यूब के सुशन बोजस्की हैं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, ट्विटर के आप एलन मस्क कर सकते हैं, एलन मस्क ट्विटर के अभी हैं, ठीक है, हालांकि वो फाउंडर नहीं है लेकिन ओनर अभी वही हैं, तो एलन मस्क का नाम आप याद रख सकते हैं। और ये कुछ नाम हैं, हालांकि ये चेंज हुए हैं अभी रिसेंट में, शायद नहीं चेंज तो नहीं हुए। फेसबुक के जो भारतीय अधिकारी हैं वो स्फूर्ति प्रिया हैं, मतलब जो भी मूवमेंट किसी तरह का हो रहा है कि गलत कमेंट्स और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती है ना, उनकी एक तरह से एज अ मैनेजर इनकी जिम्मेदारी है कि ये इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं फेसबुक पे, उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखा जाए। काफ़ी हमारे जो भी सोशल मीडिया को लेके हमारा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन का जो है वो काफ़ी सतर्क हो गया है कि अब कुछ भी आप धड़ल्ले से कमेंट और ऐसे कुछ भी गलत नहीं कर सकते जो ऑफेंसिव हो। तो इसके लिए हर जैसे जो भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो फिर और भी लिंक्डइन, इन्होंने अपने अपने इंडिया लेवल पे मैनेजर्स हायर किए हैं जो इसकी कड़ी निगरानी रखेंगे कि किसी तरह के ऑफेंसिव कमेंट्स या पोस्ट या इस तरह की चीज़ें ना जाए जो एक गलत इम्प्रेशन देती हैं, ठीक है। तो वो ट्विटर के विनय प्रकाश है ना, और भी आप अगर याद करना चाहते हो तो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के तो सेम है, ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन का आप याद कर सकते हैं, लिंक्डइन का तानिया मिथ्याली है ना, व्हाट्सएप के परेश बी लाल हैं। ध्यान रखने के लिए आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते। इसके अलावा ये वो सम्मान है जो प्रधानमंत्री को मिले थे, लेकिन ये कुछ सम्मान जो है वो पुराने हो चुके हैं, तो मे बी ना ही हो। एक आप यह ध्यान रख सकते कि नगदग जी खोरलो अवार्ड उनको भूटान की ओर से दिया गया था 2021 में, है ना, तो ये बस याद रखें। इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह पे कौन कौन मुख्य अतिथि थे, तो 2023 में जो मुख्य अतिथि थे वो मिस्र के, हाँ 2023 में 74वां था, उसमें अब्देल फ़तेह अल सीसी मिस्र के, और जो मिस्र के राष्ट्रपति थे वो हमारे समारोह के अतिथि थे। हाँ अच्छा, 2023 में अतिथि होंगे, माफ़ कीजिएगा, अभी जो 26 जनवरी आने वाला है उसमें अतिथि बन के ये आएंगे, लिस्ट पहले ही आ जाती है। तो ये 2022 का मुझे बोलना था कि 2022 में कोई नहीं आ सके थे क्योंकि कोविड का ऐसा टाइम उस समय था, तो कोई भी एज अ गेस्ट नहीं शामिल हुए थे। 2021 में भी कोई नहीं हुए थे क्योंकि उस समय भी कोविड का बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हम बस वहीं स्टिक करेंगे, है ना। तो अभी यास जो है, ये कुछ जो तूफ़ान और चक्रवात आए थे, अभी एक और आया था चक्रवात जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो शायद केरल के, मुझे ध्यान नहीं है, मैं ये अच्छे से देख के बता दूंगी कि वो अभी रिसेंट में आया हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो हम याद रखते हैं कि यास जो है उड़ीसा पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ओमान ने इसका नामकरण किया था यास का। तौकाते वगैरह जो है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो आई थिंक पूछने की संभावना कम है। इसके बाद विश्व एवं भारत में के 3 सुपर कंप्यूटर जो हैं, हाँ तो ये पूछ सकता है कि विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर, ये फ्रंटियर है अमेरिका का, दूसरा है फुगाकू जापान का, और तीसरा है लूमी फिनलैंड का। भारत के 3 शीर्ष कंप्यूटर कौन से हैं, एक परम सिद्धि है पुणे, प्रत्यूषा है ये भी पुणे IITM का बना हुआ है, और मिहिर है ये भी IITM पुणे का बना हुआ है। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है। तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 की
17वीं जारी किया है। ठीक है, तो इसमें ये भी याद रखिए कि पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई और ये 17वीं रिपोर्ट है। क्योंकि क्या होता है, कुछ एग्जाम्स में एग्जैक्ट डेट पूछ दिया जाता है, नॉट जस्ट ईयर, एग्जैक्ट डेट 13 जनवरी। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है, ये जो आंकड़ा है ये आप ध्यान रखेंगे, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 24.62% है। और देश में जो कुल वनावरण है हमारा, वो 7,13,789 है, जो कि 21.71% है। इसमें आप परसेंट भी अच्छे से याद रखेंगे और ये पूरा डेटा भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार तो ये पूरा डेटा ही उठा के पूछ लिया जाता है। देश में कुल वृक्षावरण जो है हमारा, वो 95,708 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.91% के बराबर है। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई है वन और वृक्षावरण में, मतलब ये टोटल वृद्धि बता रहे। कई बार अलग अलग वृद्धि भी पूछी जाती है जो नीचे दी हुई है। तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है टोटल, मतलब वन और वृक्षावरण दोनों में। तो वनावरण में वृद्धि जो है वो 1540 किलोमीटर्स की है, मतलब 2019 की तुलना में कितना बढ़ चुका है, 0.22%, है ना। वृक्षावरण में वृद्धि जो है वो 721 वर्ग किलोमीटर है, जो 2019 की तुलना में 0.76 है। देश में मैंग्रोव वन काफ़ी पूछे जाते हैं, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन से, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा 42.33% है वहीं पे। इसके बाद गुजरात है 23.54, अंडमान निकोबार है 12.34। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से, मध्य प्रदेश है 77,493 किलोमीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश है 66,688 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ है 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन क्षेत्र, ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम वन क्षेत्र वहीं होंगे जहाँ एक तो लैंड कम है, दूसरा कि वहाँ खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ वन होने की संभावना कम है। तो इसको इस तरह से लिंक करके आप देख सकते हैं कि हरियाणा सबसे पहले तो 1603 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब जो है वो 1847 किलोमीटर स्क्वायर, और गोवा जो है, गोवा तो वैसे भी छोटा है, एरिया है ही, और यहाँ पे वन की संभावना भी कम है, तो वहाँ 2244 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं वनावरण में वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है। तो वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, पहले आंध्र प्रदेश है, 647 किलोमीटर्स का वृद्धि हुआ है किलोमीटर स्क्वायर का। तेलंगाना में फिर हुआ है 632 किलोमीटर स्क्वायर का। उड़ीसा में हुआ है 537 किलोमीटर स्क्वायर का। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य, मतलब एक तो होता है कि वन आवरण क्षेत्रफल के हिसाब से, एक होता है वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से। तो जब ये आप याद करें तो ये भी ध्यान रखें कि कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है, कौन सा प्रतिशत के हिसाब से। तो प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम ज़्यादा है 84.53। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 79.33% और मेघालय है 76%। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक, तो कार्बन स्टॉक भी मायने रखता है, 7,204 मिलियन टन लगभग है अभी, है ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन, ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये एक नॉर्मल जनरल नॉलेज की भी चीज़ है कि आपको पता हो कि किस चीज़ में भारत आगे है उत्पादन में, किस चीज़ में कौन सी कंट्री आगे है ना। ये बहुत तरह से आपको मदद करता है। अगर आपको फैक्ट्स याद है तो ये बहुत लोग अगर मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो फैक्ट्स के साथ लिख सकते हैं कि इस चीज़ के उत्पादन में ये कंट्री आगे है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए ये अच्छी चीज़ है कि आप याद रखें कि कौन सी कंट्री किस चीज़ के उत्पादन में आगे है। जैसे चावल के उत्पादन में चीन आगे है ना, और भारत में पश्चिम बंगाल आगे है। ऑब्वियस सी बात है, पश्चिम बंगाल
जो है वो उस तरह का क्षेत्र है जहाँ चावल की खेती सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती है। गेहूँ या आलू में भी चीन आगे है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश आगे है, मक्का में जो है वो अमेरिका आगे है। उस तरह की जलवायु पाई जाती है इसलिए अमेरिका आगे, हमारे यहाँ कर्नाटक है। दलहन और दाल ये सबसे ज़्यादा भारत में ही पाया जाता है और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद मूंगफली जो चीन में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और ये गुजरात में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद गन्ना देखें तो जो गन्ना है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में, इंडिया में उत्तर प्रदेश में। जूट ये सबसे ज़्यादा भारत में होता है, भारत में ही, और पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा। तंबाकू जो होता है ये भी चीन में होता है, आंध्र प्रदेश में, है ना। प्राकृतिक रबर जो है वो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया में केरल में होता है। कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा और हमारे देश में कर्नाटक में होता है। सूरजमुखी जो है यूक्रेन में होता है। अभी तेल की दिक्कत भी हो गई थी, पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का जो मतलब बढ़ गया था, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ से हम आयात नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए भी बड़ी दिक्कत हुई थी। और हमारे देश में कर्नाटक है, ज्वार में है अमेरिका आगे, और वो फिर भारत में है महाराष्ट्र। इसी तरह कपास में भी चीन आगे है और हमारे यहाँ गुजरात आगे है। इंडिया में प्याज में देखा जाए तो चीन ही आगे है और महाराष्ट्र हमारे देश में आगे है। चाय में भी चीन आगे, चीन कई चीज़ों में आगे चल रहा है, हम देख सकते हैं इस पूरे चार्ट में। और असम, चाय के लिए तो असम फेमस है, तो असम आगे है। सोयाबीन के लिए अमेरिका और मध्य प्रदेश। इसके बाद दूध के उत्पादन में भारत सबसे आगे है और फिर यहाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, ठीक है। और चीनी के उत्पादन में भी भारत आगे है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीनी का। मसाला में भारत आगे है। मध्य प्रदेश, ये डेटा कुछ चेंज हुआ है, पहले केरल था। कुल तिलहन में भारत आगे है और इसमें राजस्थान आगे है, ठीक है। इसके बाद प्रमुख खनिज उत्पादन में भी पूछा जाता है कि कौन सा देश सबसे आगे था, तो आइए देखते हैं। कोयला के उत्पादन में चीन सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ सबसे उत्पादन में आगे है और हीरा का उत्पादन होता है रूस में और हमारे यहाँ होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद तांबा का होता है चिली में, हमारे यहाँ होता है मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में, हमारे यहाँ होता है उड़ीसा में। चांदी का सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिको में, हमारे यहाँ होता है राजस्थान में। कच्चा तेल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो अमेरिका में होता है और हमारे यहाँ होता है राजस्थान में। प्राकृतिक गैस का होता है रूस में और हमारे यहाँ होता है असम में। प्राकृतिक गैस आप इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि अभी इतने क्राइसिस के बाद भी रूस अगर सरवाइव कर रहा है, इतने सारे सैंक्शंस और इतनी सारे विरोध के बाद भी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा भंडार है और पूरे यूरोप से लेके एशिया से लेके कई जगह पे इनका व्यापार इसी वजह से बहुत अच्छा भी चला और क्राइसिस के बाद भी इन पे इतनी रोक नहीं लगा पाया अमेरिका और दूसरे देश। तो ये इससे आप रिलेट कर सकते हैं, कई चीज़ें जो करंट की हैं उनसे आप रिलेट कर सकते हैं उनके, जैसे प्राकृतिक गैस का भी मैंने बताया रूस और हमारे यहाँ असम में होता है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में होता है और देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में मैग्नीज जो है वो दक्षिण अफ्रीका में होता है सबसे ज़्यादा और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में होता है। सोना जो है वो चीन में होता है सबसे ज़्यादा और हमारे यहाँ कर्नाटक में होता है। ये तो एशियन टाइम से है कि कर्नाटक से सोना ज़्यादा मिलता है ना। तो अभ्रक जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसका उत्पादन होता है। और ये हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में होता है। यूरेनियम कज़ाकिस्तान में होता है और ये आंध्र प्रदेश में होता है हमारे यहाँ। इसके अलावा टंगस्टन चीन का है प्रोडक्ट, चीन का मतलब चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में होता है।
कैडमियम चीन में होता है, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में होता है। निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया करता है, हमारे यहाँ उड़ीसा में होता है। क्रोमाइट सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है और हमारे यहाँ उड़ीसा में होता है। टीन सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है। शीशा इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है और हमारे यहाँ राजस्थान में होता है। प्लैटिनम इसका उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है सबसे ज़्यादा और हमारे यहाँ उड़ीसा में होता है। अब अगर आगे देखें तो आगे हम पढ़ते हैं पुराना नाम जो नया नाम हुआ। अभी बहुत सारे रिसेंट टाइम के देखें तो हम बहुत सारे जगह, रेलवे स्टेशन, गली, चौक, चौराहे का नाम चेंज किया गया है। तो कई बार इस एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है कि इसका परिवर्तित नाम क्या है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इवन रिसेंट में भी अगर कुछ नाम चेंज हुए तो अगर आपके ध्यान में है तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए साइड में नोट, इधर यहाँ या तो ऊपर में लिख लीजिए या यहाँ साइड में लिख लीजिए, ताकि पढ़ते वक्त आपके ध्यान में रहे कि हाँ इसका नाम भी चेंज किया गया है। ठीक है। इसके अलावा होलवो जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम रखा है डोनी पोलो एयरपोर्ट, है ना। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में है ना, इसका नाम रखा गया श्री महाकाल लोक। अभी उज्जैन मंदिर को बहुत अच्छे से बनाया भी गया है, तो इसीलिए भी याद रख सकते हैं कि आप महाकाल कॉरिडोर का नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। ठीक है। फैजाबाद कैंट का नाम बदल दिया गया है और अयोध्या का कैंट कर दिया गया है। उसके बाद राजपथ दिल्ली, उसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम कर दिया गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद जिला का नाम कर दिया गया संभाजी नगर। हरिजन शब्द जो है इसको डॉक्टर अंबेडकर रखा गया है दिल्ली सरकार द्वारा। उसके बाद रुचि सोया इंडस्ट्री जो है उसका पतंजलि फूड्स लिमिटेड नाम रख दिया गया है। टाटा स्काई का नाम है टाटा प्ले, तो आपने सुना भी होगा टाटा प्ले। इसके अलावा आप देखें तो आप होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई का नाम याद रख सकते हैं, नर्मदापुरम, कुंडेश्वर धाम, माखन नगर, है ना। और उसके बाद केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम कर दिया गया नरेंद्र मोदी मार्ग। ठीक है। बिहार मखाना को मिथिला मखाना नाम रख दिया गया है। ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रख दिया गया राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। मैनपुरी सैनिक जो स्कूल है उत्तर प्रदेश में उसका नाम रखा गया जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल। ठीक है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं और कि मिड डे मील योजना का नाम जो है ना वो अब रखा गया पीएम पोषण स्कीम। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक और चीज़ इससे याद रख सकते हैं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम भी बदल दिया गया, जैसे यहाँ नीचे दिया गया है देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दिया जाता था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसके अलावा खेल संस्थान पुणे का नाम जो है वो नीरज चोपड़ा के नाम, नीरज चोपड़ा स्टेडियम करके रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा काकोरी कांड जो हुआ था ना उसका नाम अब रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक। फिर महुआडी रेलवे स्टेशन का नाम उत्तर प्रदेश में बनारस जंक्शन कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम सबको याद होगा, मोटेरा स्टेडियम, इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल जो है उसका नाम कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। हैवलॉक द्वीप जो है या नील द्वीप उसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। ठीक है। रॉस द्वीप जो है उसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये सब नाम याद रखेंगे। इसके बाद जो भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग्स दिया जाता है तो उसमें भी याद रखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो अभी रिसेंट जिनको टैग मिला है वो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे टेराकोटा,
ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है ना। इसके बाद विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का, अभी हाल में विलो क्रिकेट बैट को मिला है, तो याद रखेंगे इसको, है ना। और अगर हम देखें तो किंग चिली जो है ना नागालैंड का, इसको भी जीआई टैग मिला है, तो इसको भी देखेंगे। फिर कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल, वो हिमाचल प्रदेश की है, उसको भी अभी हाल में जीआई टैग मिला है। ठीक है, सोजत मेहंदी जो राजस्थान की है, उसको भी हाल में जीआई टैग दिया गया है। और फिर महोबा का पान और रटोल आम जो बागपत उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का ही ये प्रोडक्ट, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। कुमाऊं का चियूर तेल और मयूसरी राजमा उत्तराखंड का, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। मिहिदाना मिठाई और सुंदरबन शहद जो पश्चिम बंगाल का है, हाल में जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद भेटिया दन एपेन रंगोली और रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड का, इसको भी मिला है जीआई टैग। काले चावल जो है चाको हाउ, ठीक है, मणिपुर का, इसको भी मिला है। मिथिला मखाना आपको पता है, सिलवा खाजा, मधुबनी पेंटिंग, मगही पान, फिर ये सारी चीज़ें जो है बिहार की, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर जुडिमा राइस वाइन और शराब तेजपुर लीची असम की है, इनको जीआई टैग मिल गया है। चिन्नौर चावल, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो जीआई टैग जो है ना, उसका पंजीकरण होता है 10 वर्षों के लिए, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्थल, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम, है ना, तो हमने पढ़ा, अच्छा डबल हो गया है, कोई बात नहीं। अब पढ़ेंगे योजना, अभियान, मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय, ठीक। तो बाजरा मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था, असम सरकार द्वारा था संबंधित। इसके बाद आसरा पेंशन योजना जो थी वो तेलंगाना सरकार की थी। मिशन लाइफ जो है वो गुजरात सरकार का है, ठीक है। धन वर्षा योजना जो है वो एलआईसी का है, ये ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम पहल जो है महाराष्ट्र सरकार का है। इसके बाद नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय का है। हमर बेटी हमर मान योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार का है, ठीक है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार। पुद्दुमाई पेन योजना जो है वो तमिलनाडु सरकार का है। छत्ता वर्षा जल संयोजन जो है योजना वो ओडिशा सरकार की है। इसके बाद विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार की है, ठीक है। नशा ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है उत्तराखंड सरकार का है, ठीक है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है तमिलनाडु सरकार की है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय पैक योजना हिमाचल प्रदेश की है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार। आंचल अभियान राजस्थान सरकार की है। इसके बाद देखें तो लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार की है। बीमा रत्न योजना भी ध्यान रख सकते हैं, एलआईसी का है, ठीक है। इसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार। मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार की है, ठीक है। जीवाहाला विशेष ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। भारत टैप योजना है वो किसकी है, आवास मंत्रालय की। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान किसका है, कर्नाटक सरकार का है, ठीक है।
हिम प्रहरी योजना जो है किसकी है? उत्तराखंड सरकार की है। ध्यान रखेंगे इसका भी। एक स्टेशन एक उत्पाद दक्षिणी मध्य रेलवे का है। ठीक है। इसके बाद स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये याद रहेगा ही। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार है। महिला कार्यक्रम कर्नाटक सरकार का है। हाउस वर्क इज वर्क परियोजना जो है वो एक्सिस बैंक की है। डोनेट ए पेंशन पहल जो है श्रम मंत्रालय का है। आमा योजना और वाहिनी योजना सिक्किम सरकार की है। वाहिनी कौशल मातृत्व योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की है। कुंस्योम योजना लद्दाख का है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय। ठीक है। स्माइल योजना जो है वो केंद्र सरकार का है। सेहत योजना जो है जीवा कार्यक्रम भी इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड का, ध्यान रखिएगा। और सेहत योजना जो है रक्षा मंत्रालय का है। फिर आप देख सकते हैं हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। ठीक है, ये आपका हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान SBI जनरल इंश्योरेंस का है। उसके बाद आप देख सकते हैं वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट हरियाणा का है। सहाय योजना और समर अभियान जो है झारखंड का है। उसके बाद केयर फॉर हॉकी अभियान जो है बजाज अलियांस का है। स्त्री परियोजना जो है वो केरल पर्यटन का है। दुआरे राशन दुआरे सरकार माँ योजना पश्चिम बंगाल। ठीक, मुंह बंद रखो अभियान जो है HDFC बैंक का है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश का है। और मेरा घर मेरा काम मेरा मान करके योजना जो है वो पंजाब का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि त्यौहार उत्सव सम्मेलन या बैठक जो 2020 से 22 के दौरान हुई, तो उसमें सारा कुछ याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो 2022 में मेन फेस्टिवल्स हुए हैं उनको ध्यान रखेंगे। जैसे वालोंग मेला या तोरग्या महोत्सव वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। मांडू महोत्सव भी याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद पोंगल, जल्लीकट्टू आदि पेरक थिम्पूसम ये सब इतना याद नहीं है, लेकिन जल्लीकट्टू थोड़ा फेमस है, तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। ठीक है। फिर इसके बाद ये 22 में हुआ है, 2022 में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ था, हरियाणा में। इसके बाद लोसांग त्यौहार 2022 का याद रखिएगा, सिक्किम में हुआ था। मारू महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? राजस्थान में। गणगौर भी याद रख सकते हैं, पुष्कर मेला वहाँ का फेमस है, तो वो भी याद रख सकते हैं, है ना। फूलदेई त्यौहार जो होता है वो उत्तराखंड में होता है। मारबत उत्सव जो है 2022 में नागपुर में हुआ। साओ जोआओ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद कलरव पक्षी महोत्सव 2021 बिहार जमुई में मनाया गया। ठीक है। आम महोत्सव 2022 और गुड़ महोत्सव जो था लखनऊ उत्तर प्रदेश का था। फिर काला नमक चावल महोत्सव 2021 के काफ़ी फेमस रहा था, तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का जो है नौवा कहाँ मनाया गया था? गुवाहाटी में मनाया गया था, असम में। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो था वो मेघालय में मनाया गया था। इसके अलावा ध्यान रख सकते स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी होता है, झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा सरहुल त्यौहार झारखंड में होता है, आदिवासियों का त्यौहार है ये, है ना। मेदाराम जात्रा महोत्सव जो है तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है। इसके अलावा 40वां हुनर हाट काला घोड़ा महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में मनाया गया। ठीक है। इसके अलावा भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 लाल किला दिल्ली में हुआ। चाचर कट्टू महोत्सव 2022 का मिजोरम में हुआ।
ठीक है। डोल उत्सव और डोल यात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और भारत ड्रोन महोत्सव या ज्योतिर्गमय उत्सव जो होता है नई दिल्ली में मनाया गया। इसके अलावा याद रखें लोसार महोत्सव, स्पुतुक कस्टर महोत्सव जो होता है वो लद्दाख में मनाया गया। तो ये इतना आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा महोत्सव कब मनाया गया। इसके अलावा देखेंगे कि इसरो का वर्ष 2020 से 22 के प्रमुख मिशन कौन कौन से रहे, है ना। तो जो कुछ खास नहीं है, देखिए EOS-04 जो है वो 14 फरवरी 2022 को PSLV C52 के द्वारा भेजा गया, ठीक है। और EOS-3 भी याद रखेंगे 12 अगस्त 2021 GSLV F10 के द्वारा, ठीक है। ESO-1 7 नवंबर 2020 को हुआ था पहला, PSLV C49 के द्वारा। और GSAT-24 23 जून 2022 को, ठीक है। फिर इसरो के आगामी अभियान कौन कौन से, तो ये सारा ही एक बार ध्यान रखिएगा, ये सारे ही अभियान जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रयान 2023 में है, गगनयान भी 2023 में शेड्यूल है, शुक्रयान जो है पहला 2024 में जाएगा, मंगलयान भी 2024 में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कोविड अभियान का पहला दूसरा चरण है। हालांकि कोविड से उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हम लोग देख रहे हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, चाहे जो भी कोविड जब था तभी भी वैसा कुछ खास बहुत पूछा नहीं गया। लेकिन आप याद रख सकते हैं कि 26 अप्रैल लास्ट 2022 में 6 से 12 वर्ष के बच्चों को भी टीका अभियान शुरू हो गया था। और बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की जो तिथि थी 9 महीने और 39 सप्ताह का गैप निर्धारित किया था। कुछ कुछ बातें याद रख लेंगे कि सबसे पहला चरण था जो 16 जनवरी को शुरू हुआ था, जो फ्रंट लाइन कर्मचारियों को दिया गया था। उसके बाद धीरे 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 पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण हुआ, है ना। और लास्ट जो अभी 26 अप्रैल 2022 को 6 से 12 वर्ष के बच्चों को भी टीका दिया जाने लगा, है ना। इसके अलावा चर्चित व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ था 2022 में, ठीक है। तो पढ़ते हैं, विक्रम गोखले जो थे वो एक्टर थे, 26 नवंबर को उनका निधन हो गया, ठीक है। तबस्सुम ये भी अभिनेत्री थी, इनका भी 18 नवंबर को निधन हो गया। फिर उसके बाद अब्बास मुंतसिर जो थे वो 16 नवंबर को निधन हुआ, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इसके बाद श्याम शरण नेगी जो थे देश के प्रथम मतदाता थे, इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। श्याम शरण नेगी जी की भी मौत हो गई 5 नवंबर को। इसके बाद देखा जाए तो जमशेद जे ईरानी 31 अक्टूबर को हुआ, इनका ये लोकप्रिय स्टील मैन ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इसके बाद आनंद मनानी जो थे वो 23 अक्टूबर को कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर रह चुके थे, इनका निधन हो गया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव काफ़ी फेमस मतलब राजनेता थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उनका निधन हो गया, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय में बात करें तो लुइस फ्लेचर 23 सितंबर को इनका निधन हुआ, ऑस्कर विजेता थे ये, ठीक है। राजू श्रीवास्तव 21 सितंबर कॉमेडियन थे। कृष्णम राजू 11 सितंबर तेलुगु अभिनेता थे, है ना। एलिजाबेथ द्वित 8 सितंबर ब्रिटेन की महारानी थी। इसके बाद बिरजू शाह का 4 सितंबर को, बिरजू शाह जो थे वो मुक्केबाज थे। साइरस मिस्त्री इनका एक बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे थे ये। इसके बाद आप देखिए अगर तो अभिजीत सेन जो थे 29 अगस्त को इनका निधन हुआ, अर्थशास्त्री थे। समर बनर्जी 20 अगस्त को फुटबॉलर थे, उनका निधन हो गया। इसके बाद झारखंड के पूर्व राज्यपाल झारखंड और असम के रहे सैयद सिप्ते रजी, इनका हो गया था निधन। फिर इसके बाद अगर देखें तो माया थेवर जो 9 अगस्त को अनादुमुख पार्टी के पहले
सांसद थे उनका हो गया, और राकेश झुनझुनवाला जिनकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के कारण मौत हो गई थी, शिव निवेशक थे शेयर बाजार के, है ना। इसके बाद अगर हम देखें और किन लोगों का निधन हुआ है, तो फिदेल रामोस जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं फिलीपींस के, उनका निधन हुआ। उसके बाद डेविड ट्रिम्बल जो शांति नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके थे, उनका निधन हुआ। भूपिंदर सिंह गजल गायक थे, उनका निधन हुआ, है ना। इसके बाद देखा जाए तो शिंजो आबे, इनकी भी एक सार्वजनिक सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, गोली या फिर इसी तरह से हत्या हुई थी इनकी भी, और इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो पी गोपीनाथ नायर की 5 जुलाई को मौत हुई थी, स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी थे। इसके बाद आप ये दे लगा सकते हैं यहाँ पे लियोनिद कोवलचुक स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति रहे थे, इनकी भी मौत 10 जून को हो गई थी। इसके बाद के इनकी भी हार्ट अटैक से लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ही इनको प्रॉब्लम होने लगी थी, फिर मौत हुई। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर, इनकी भी मौत हत्या हुई थी इनकी भी। इसके बाद शेख खलीफा बिन जायद राष्ट्रपति थे यूएई के, उनकी भी मौत हो गई थी। इसके बाद देखा जाए तो पंडित शिव कुमार शर्मा की 10 मई को मौत हो गई थी, संतूर वादक थे एवं संगीतकार। रजत कुमार कर उड़िया लेखक थे। सलीम घोष फिल्म और टीवी अभिनेता, इनकी भी मौत हो गई थी। टोनी ब्रुक्स जो थे वो फार्मूला 1 ड्राइवर थे, इनकी मौत हो गई थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जो 2022 में मौत हुई थी, वो कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग थे जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, या जो इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के लिए। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो और आप तक पहुंचा सकें, ताकि बेहतर प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू सो मच।